गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सीपी गुप्ता, लेक्चरर सिविल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज, कोर्स कोड सी 302 स्टील डिजाइन का यूनिट सेकंड का टॉपिक बोल्ट के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। तो मैं बोल्ट डिजाइन शुरू करने से पहले, अगले लेक्चर में बोल्ट डिजाइन शुरू करूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक चीजें आपको बताना जरूरी है। सबसे पहले आपको याद हो तो मेरे पिछले लेक्चर में मैंने आपसे कहा था कि बोल्ट के शैंक का जितना डायमीटर होता है, दैट इज द नॉमिनल डायमीटर ऑफ द बोल्ट। शैंक बोले तो जिस पर थ्रेड नहीं कटी होती है उसको शैंक डायमीटर बोलते हैं, ठीक। और जो डायमीटर, जो थ्रेड जहां कटी होती है उसका डायमीटर थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि थ्रेड कटने की वजह से खड्डा हो जाता है थोड़ा सा। इसीलिए हमने इफेक्टिव डायमीटर 0.78 टाइम्स ऑफ ग्रॉस एरिया ऑफ शैंक लिया था, आपको याद होगा, वरना आप पिछले लेक्चर में मेरे देख सकते हैं। अभी मैंने ये भी बताया था आपको कि जो बोल्ट होल होता है वो बोल्ट के, अब देखिए भाव सिंपल सी बात है कि अगर किसी होल के अंदर बोल्ट को डालना है तो वो बोल्ट का जो होल का डायमीटर है वो बोल्ट के शैंक के डायमीटर से ज्यादा बड़ा होना चाहिए, तभी तो आराम से बोल्ट इसके अंदर जाएगा, ठीक। तो हम नॉमिनल डाया ऑफ बोल्ट शैंक के डायमीटर को बोलते हैं, और होल डायमीटर ऑफ द बोल्ट कितना लेते हैं एज पर IS 800 2007, ये मैं बता रहा हूं। यदि 12 और 14 mm तक का बोल्ट है तो 1 mm एक्स्ट्रा अपन पकड़ते हैं, 12 का 13 mm, 14 का 15 mm बोल्ट का होल का डायमीटर। लेकिन अगर यही अपना बोल्ट का साइज 16 mm से 24 mm तक के बीच में हो तो अपन 2 mm एक्स्ट्रा होल का डाया पकड़ते हैं। यानी अगर 16 mm का बोल्ट यूज करेंगे तो कितना mm का डाया यूज करेंगे, वो होल का डाया कितना लेंगे, 18 mm। यदि 18 mm का बोल्ट लेंगे तो 20 mm। ठीक इसी तरीके से यदि हमारे पास 27 एंड अबोव का बोल्ट है तो फिर 3 mm एक्स्ट्रा लेंगे अपन। तो इस तरीके से बोल्ट के होल का डाया फिक्स होता है। ये बोल्ट के होल का डाया कहां आवश्यकता पड़ेगी, डिजाइन में आवश्यकता पड़ेगी। जब हम जब हम फेलियर कंसिडर करेंगे तब हम देखेंगे कि एक्चुअली हमारे पास कितना एरिया इफेक्टिव है प्लेट का या किसी भी सेक्शन का, वहां पर आपको आवश्यकता पड़ेगी। वहां आपको याद दिलाऊंगा कि क्यों मैंने ये होल डायमीटर और नॉमिनल डायमीटर ऑफ द बोल्ट कंसिडर किए। इसके बाद एक मैं माफी चाहूंगा, मैंने पिछले लेक्चर के अंदर आपको एक चीज थोड़ी गलत बता दी। बोला मैं सही था लेकिन लिखने में गलती हो गई मुझसे। मैंने आपको मिनिमम एंड और एज डिस्टेंस जो बताई थी वो शीयर्ड और रफ एज के लिए मैंने 1.5 लिख दिया था, जबकि एक्चुअली ये 1.7 होती है, और रोल्ड और मशीन कट के लिए 1.5 होती है। मैं लॉजिकली समझा देता हूं कि ऐसा क्यों होता है। देखिए होता क्या है कि मशीन जो शीयर्ड और रफ एज होती है उसमें कोई भी जो सरफेस जो एंड होती है, जैसे मान लीजिए ये प्लेट है, इसकी ये वाली सरफेस रफ और शीयर्ड कट है, तो ये कभी भी अपन इसको किसी भी कैंची से काटेंगे तो कभी भी प्रॉपर नहीं कटेगी, ये इस तरीके से कटेगी। तो अगर अपन इसकी एज डिस्टेंस होल की पकड़ेंगे तो इसको जो होल डिस्टेंस पकड़ेंगे ये हमेशा अपन ज्यादा पकड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि ये कट अपने को अंदर का ना दिख रहा हो, क्योंकि ऊटपटांग कट होगा ना, तो ये कट अपने को ना दिख रहा हो, तो इस कट के ना दिखने की वजह से अपन फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हुए मिनिमम एज या एंड डिस्टेंस 1.7 डी, डी इज द डायमीटर ऑफ द होल, बोल्ट होल। और जो रोल्ड और मशीन कट होता है ये बिल्कुल प्रॉपर होता है। मैंने आपको बताया था मशीनों से जो कट होता है उसमें कभी इस तरीके का आपको ये नहीं दिखेगा। वो मशीन जो कट होगा वो हमेशा आपको एकदम शार्प कट दिखेगा, या जो रोल्ड एज होगा ये एकदम आपको शार्प कट दिखेगा। इसके बाद जो हमारा जो टाइप ऑफ जॉइंट्स हैं, दो तरीके के हमारे जॉइंट्स हैं, जिसमें हमने पहला लैप जॉइंट और दूसरा बट जॉइंट कंसिडर किया है। देखिए लैप जॉइंट क्या होता है, एक सेकेंड आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास दो प्लेट्स हैं, यदि इन दोनों प्लेट्स को एक दूसरे के ऊपर लैप कर लेते हैं इस तरीके से, तो आपको क्रॉस सेक्शन के अंदर एक तो ये दिखाई देगी ऊपर की प्लेट, एक ये दिखाई देगी। तो देखिए मैंने आपको ये प्लेट दिखाई दी है, दिखा रखी है, और यदि इस लैप, ये एक दूसरे के ऊपर लैप है, एक दूसरे के ऊपर लैप है, यदि इसके अंदर मैं बोल्ट डाल देता हूं, चाहे कितने भी बोल्ट डालूं इसके अंदर, चाहे 1 2 3 4, यहां से देखूंगा तो केवल एक बोल्ट की लाइन दिखेगी। तो जैसे मैंने इसके अंदर दो बोल्ट दिखाए हैं, ये इसका प्लान है, इसी का प्लान है, इसमें मैंने दो बोल्ट दिखाए, जब यहां से देखूंगा तो केवल मेरे को एक बोल्ट दिखाई देगा। तो इस तरीके का जॉइंट लैप जॉइंट कहलाता है। और बट जॉइंट क्या होता है कि दो प्लेट्स इस तरीके से एक दूसरे के साथ रख दी जाती है और इसके ऊपर एक और एक्स्ट्रा प्लेट, कोई भी एक्स्ट्रा प्लेट
इसके ऊपर इस तरीके से रखी जाती है और इसके ठीक नीचे भी एक एक्स्ट्रा प्लेट रखी जाती है। ये जरूरी नहीं है, ये ऊपर भी सिंगल प्लेट हो सकती है और नीचे भी एक डबल प्लेट हो सकती है, यानी ऊपर और नीचे दोनों प्लेट हो सकती है। यदि हमारे पास केवल और केवल ऊपर एक प्लेट रखी हुई है तो ऐसी प्लेट, ऐसे जॉइंट को हम सिंगल कवर बट जॉइंट बोलते हैं। और अगर ऊपर भी रखी हुई है और नीचे भी रखी हुई है तो ऐसे जॉइंट को हम हमेशा डबल कवर बट जॉइंट बोलते हैं। तो ये जो डबल कवर बट जॉइंट है, अगर इसको मैं क्रॉस सेक्शन प्लान में देखूंगा तो जैसे मैंने एक बोल्ट प्रोवाइड किया है तो ये एक एक बोल्ट शो कर दिए दोनों तरफ, दो प्लेट्स को ज्वाइन करने के या दो मेंबर्स को ज्वाइन करने के ये दोनों तरीके हो सकते हैं, लैप भी हो सकता है और बट भी हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट चीज है इसके अंदर है फेलियर ऑफ बोल्टेड जॉइंट। आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था कि स्टील स्ट्रक्चर में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है कि मेन मेंबर का जो फेलियर होता है उसी के साथ साथ जो स्टील का जॉइंट होता है उसकी उतनी ही अहमियत होती है जितनी कि मेन मेंबर की होती है। क्यों? क्योंकि फेलियर का मतलब आप दो एस्पेक्ट पकड़ लीजिए, या तो मेंबर फेल हो जाए या जॉइंट फेल हो जाए। अगर जॉइंट फेल हो गया तो भी तो फेलियर ही माना जाएगा भाई। अगर जॉइंट टूट जाए, सपोज करिए जॉइंट टूट गया तो भी तो फेलियर है, और अगर मेन मेंबर टूट गया तो फेलियर है ही। इसलिए हमारे पास जो फेलियर ऑफ बोल्टेड जॉइंट है वो तीन तरीके का पॉसिबल है, शियर, टेंसाइल और बियरिंग। अब देखिए शियर में कैसे होता है, सपोज करिए ये कोई एक लैप जॉइंट है। अब इस लैप जॉइंट के अंदर हमारे पास हम टेंशन का फोर्स लगा रहे हैं, इसको इधर खींच रहे हैं, इसको इधर खींच रहे हैं। जो बोल्ट इसके अंदर डला हुआ है अगर उस बोल्ट का शेयरिंग हो जाए, जैसे सपोज करिए ये बोल्ट डला हुआ था और ये बोल्ट इस तरीके से शेयर हो जाए तो ये टूट के इधर सरक जाएगा, ये टूट के इधर सरक जाएगा। और जो आपका शेयरिंग जिस उस पर लगा, फोर्स लगा, इस प्लेट को जैसे मान लीजिए ऊपर वाली प्लेट इधर खींची, इसको इधर खींचा तो ये शेयर हो गया। अब देखिए यहां पर ये जॉइंट शेयर में फेल दो तरीके से हो सकता है। यहां पर मैंने आपको केवल जॉइंट इसका बोल्ट का फेलियर दिखाया। अब आप इसका उल्टा कंसीडर करिए, सपोज करिए कि आपका ये हमने टेंसाइल फोर्स लगाया और आपकी बजाय एक बोल्ट के कई सारे बोल्ट की लाइन है। यदि बोल्ट बहुत ज्यादा नजदीक हो गए और प्लेटों को हमने आपस में खींचा तो ये भी तो संभव है कि बोल्ट में शियर होने के बजाय अगर प्लेट वीक हुई तो प्लेट में टियरिंग हो जाए। और इसीलिए मैंने यहां पर लिखा कि जो शेयरिंग फेलियर ऑफ द बोल्टेड जॉइंट होता है उसमें दो तरीके से फेलियर हो सकता है, आइदर बोल्ट शियर में फेल हो जाए या फिर जो दो बोल्ट के बीच की प्लेट है वो टियरिंग में फेल हो जाए। तो याद रखिएगा आप जब शेयरिंग कंसीडर करेंगे तब टियरिंग ऑफ द प्लेट भी आपको कंसीडर करनी पड़ेगी। लेकिन याद रहे अगर आपने मिनिमम पिच को फॉलो किया है एज पर IS 456 तो फिर आपको टियरिंग ऑफ द प्लेट के बारे में टेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मिनिमम पिच फॉलो हुई है तो इसका मतलब है प्लेट टियरिंग में फेल नहीं हो सकती है। फिर सिर्फ और सिर्फ आपको शियर फेलियर में बोल्ट के शियर फेलियर का कंसिडरेशन करना पड़ेगा। अब यहां भी बोल्ट डिपेंड करता है कि बोल्ट सिंगल शियर फेलियर होगा या डबल शियर फेलियर होगा, यह भी मैं आपको समझा देता हूं। देखिए अगर मान लीजिए यहां पर ये दो प्लेट आपस में इस तरीके से जुड़ी हुई थी और ये कोई भी हमारा इसके अंदर ये मेंबर टूटा यानी प्लेट्स खिंची तो केवल और केवल यहां पर शेयरिंग हुई एक। लेकिन अगर मान लीजिए मैं इसके बारे में बात करूं, ध्यान से देखना बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं, ये बहुत कम लोगों को समझ में आती है इसलिए मैं आपको एम्फेसिस करके बोल रहा हूं। सपोज करिए कि मैं फोर्स यहां लगाता हूं और यहां लगाता हूं, अब नतीजा क्या होगा साहब ये देखिए, ध्यान से देखना, मैं दोबारा बोलता हूं कि अगर ये बोल्टेड जॉइंट फेल होगा तो सपोज करिए कि ये बोल्ट यहां से टूट गया और ये बोल्ट यहां से टूट जाने के बाद भी क्या फेलियर हो जाएगा जॉइंट का? सोचिए, नहीं होगा, क्योंकि इस प्लेट से दूर ले जाने के लिए मुझे इस बोल्ट को यहां से भी तोड़ना पड़ेगा और यहां से भी तोड़ना पड़ेगा, तभी ये प्लेट यहां सरक के आएगी। अगर ये प्लेट सिर्फ और सिर्फ यहां से टूटी तो इसको मैं फेलियर नहीं मानूंगा। इसलिए याद रखना, अगर डबल कवर बट जॉइंट आपने प्रोवाइड किया है तो किसी भी बोल्ट के शेयरिंग फेलियर होने के लिए उस बोल्ट को दो जगह से फेल होना पड़ेगा, तभी ये प्लेट सरक कर इधर जाएगी। अगर एक
एक जगह से बोल्ट फेल हुआ तो दूसरी जगह से तो बोल्ट ने बांध रखा है ना प्लेट को, तो ये कैसे जाने देगी प्लेट को? जब तक जाने नहीं देगी तब तक आप फेलियर कैसे कंसीडर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसलिए शियर फेलियर के अंदर सिंगल शियर फेलियर होगा या डबल फेलियर होगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि हमारा जो हमने बोल्ट प्रोवाइड कर रखा है वो किस तरीके से कर रखा है, सिंगल शियर में है या फिर वो डबल शियर में। और जब डबल शियर में मैं कंसीडर करूंगा तो फिर भैया सिंगल शियर में अगर सिंगल फोर्स से टूटता है तो डबल शियर में डबल फोर्स चाहिए ना तोड़ने के लिए दो जगह से मेरे को। तो सिंपल सी बात है कि डबल शियर में वही फोर्स डबल हो जाएगा। ये मैं डिजाइन के अंदर कंसीडर करूंगा जब आपको प्रॉब्लम सोल्व कराऊंगा। दूसरा टेंसाइल। अब देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कि साहब ये टेंसाइल फोर्स जो है बोल्ट में, टेंसाइल फोर्स मतलब ऐसे फोर्स, ये इस तरीके से खिंचता हुआ चला जाएगा। च्युइंगम खाते हैं ना आप च्युइंगम को खींचे तो च्युइंगम खिंचती हुई चली जाती है। टेंसाइल फेलियर में इसी तरीके का फेलियर होता है। अब आप सोच रहे होंगे साहब बोल्ट में टेंसाइल फेलियर कैसे हो सकता है? अब मैं बताता हूं। अभी आपने देखा होगा मेरा बोर्ड आगे की तरफ आ गया था। सपोज करिए कि मैं इस बोर्ड के अंदर एक बोल्ट लगा देता हूं यहां पर, और अब मैं ये बोर्ड मेरा जो है इस बोर्ड के साथ कुछ भी चीज कनेक्टेड है उसके ऊपर एक कैंटिलीवर फोर्स लगाता हूं तो ये बोर्ड हमेशा मेरा आगे की तरफ आना चाहेगा। और अगर ये बोर्ड मेरा आगे की तरफ आना चाहेगा और इस बोल्ट ने इसको रोक रखा है तो इस बोल्ट के अंदर एक तरीके का टेंसाइल फोर्स डेवलप हो जाएगा। और यही वो टेंसाइल फोर्स होगा जो कि इस बोल्ट को खींचने की कोशिश करेगा और इसको टेंसाइल में फेलियर करने की कोशिश करेगा। अब यहां पर भी दो चीजें हैं कि जब भी कभी फेलियर होता है टेंसाइल में तो जरूरी नहीं है कि केवल और केवल बोल्ट का टेंसाइल फेलियर हो जाए। अगर प्लेट कमजोर हुई उस केस में तो प्लेट भी टेंसाइल में यानी यील्डिंग में फेल हो सकती है। तो जब आप टेंसाइल फेलियर चेक करेंगे तब आपको दो फेलियर चेक करने पड़ेंगे, बोल्ट की टेंसाइल स्ट्रेंथ भी चेक करिए और प्लेट की टेंसाइल स्ट्रेंथ भी चेक करिए। अगर प्लेट की स्ट्रेंथ टेंसाइल में कम आती है तो प्लेट पहले फेल होगी, और अगर बोल्ट की टेंसाइल स्ट्रेंथ कम आती है तो बोल्ट पहले फेल होगा। ठीक इसी तरीके से बियरिंग में जो फेलियर होता है, बियरिंग का फेलियर बड़ा मजेदार फेलियर है। ये समझ में नहीं आता लोगों को कि बियरिंग फेलियर कैसे होता है। सपोज करिए कि ये मैंने एक जो है इस तरीके से वो लगा रखा है, दो लैप जॉइंट है और इस लैप जॉइंट के अंदर ये मैंने एक बोल्ट इसके अंदर डाल रखा है। अब देखिए हो क्या रहा है, ये जो मेरी प्लेट है ये मेरी इस बोल्ट के ऊपर, भाई जब फोर्स लगेगा, सपोज कंप्रेशन का फोर्स लगा या टेंसाइल फोर्स लगा, कैसा भी लगा, तो ये मेरी जो प्लेट है ये इस बोल्ट के ऊपर इस तरीके से प्रेशर डेवलप करेगी। और अगर ये बोल्ट कमजोर हुआ प्लेट से तो ये प्लेट इस बोल्ट को ऐसे दबाती हुई चली जाएगी, और अगर ये इसको दबाती हुई चली गई बोल्ट को तो फिर इसका मतलब ये बोल्ट फाइनली पिचअप करके फेल हो जाएगा। और इसी के ऑपोजिट अगर ये बोल्ट मजबूत हुआ और प्लेट कमजोर हुई तो यही बोल्ट प्लेट को खींचता हुआ चला जाएगा। और जैसे ये मैंने बोल्ट के अंदर खिंचाव दिखाया है ठीक इसी तरीके से प्लेट बियरिंग में फेलियर होती चली जाएगी और प्लेट भिजती हुई चली जाएगी, प्लेट टूटती हुई चली जाएगी, पिचकती हुई, और फेलियर हो जाएगा। तो ये जो हमारा फिर वही, इसलिए मैंने कहा कि बियरिंग में भी पहले बोल्ट को भी चेक करिए और प्लेट को भी चेक करिए। जिसकी बियरिंग स्ट्रेंथ कम वही मेरी गवर्निंग बियरिंग स्ट्रेंथ होगी, या तो बोल्ट की या फिर प्लेट की। थैंक यू वेरी मच।